Good evening, friends. Please mark your attendance. As you all know, this is 11th CET admission महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए गाइडेंस लेक्चर चल रहे हैं और इसमें हम आपके वो सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं जिसमें आपको सीईटी में 25-25 मार्क अलॉटेड है। आज का लेक्चर आरती सप्तर्षि मैडम करेंगी। वो मैडम पीएचडी परस्यू कर रही, बहुत बिजी रहती है, बट साइंस उनका फेवरेट टॉपिक है, तो साइंस के ऊपर हम कभी भी लेक्चर देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो मैडम मना नहीं करती। वन ऑफ द बेस्ट टीचर वी हैव, और मैडम उतना ही एनर्जी से और इंटरेस्ट से और सही तरीके से क्लास लेती है, तो ज्यादा उनके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा, वीडियो ऑन नहीं करेगा, सिर्फ आपको सुनना है। चैट बॉक्स में आपके डाउट्स लिखने हैं। मैडम की तरफ से एक भी कंप्लेंट आया तो आपको क्लास से परमानेंटली निकाल दिया जाएगा। ओके मैडम, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। Yes, sir. Thank you. Okay, so good evening. Am I audible? Is my voice clear? Please write in the chat box. Okay, perfect. I'll start to share my screen. Is the screen visible? First, write it down in the chat box. Is the screen visible? Okay, very good, perfect. Thank you. So आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, हम दो चैप्टर्स कवर करेंगे. दैट विल बी फ्रॉम साइंस पार्ट 2 विच इज कंसर्न्ड मोर विथ बायोलॉजी. ओके, तो ये बायोलॉजी के पार्ट के हमें दो टॉपिक्स कवर करने हैं, 7th और 8th. Okay, so first we are going to study with the help of a 7th chapter, that is introduction to microbiology. Okay, तो मैं टेक्स्ट बुक आपके साथ जैसे जैसे हमें आंसर्स मार्क करने होंगे एमसीक्यूज के, उस हिसाब से मैं आपके साथ टेक्स्ट बुक शेयर करती जाऊंगी हर बार, क्योंकि सिर्फ जो एमसीक्यू का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आपको सिर्फ उसका आंसर नहीं देना, उसके जो ऑप्शंस है वो कहाँ कहाँ पे आंसर में आएंगे वो भी हमें थोड़ा सा देखना है. ओके, एंड इट विल नॉट बी लाइक मैं सारे आंसर्स आपको बता रही हूँ, कोई आंसर क्यों है, कैसे है ये बता रही हूँ, ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू पार्टिसिपेट, हर एक को जवाब देना होगा. और रैंडमली मैं किसी का भी नाम पूछ के ये बोल सकती हूँ कि आपने क्यों ये जवाब दिया. ओके, सो रैंडम गेसेस आर नॉट अलाउड. मुझे लग रहा है बी होगा ऑप्शन इसलिए बी आया, ऐसा नहीं चलेगा. कुछ ना कुछ तो आपका इनपुट होना चाहिए, भले ही आपका आंसर गलत हो, दैट इज ओके, बट जो भी कुछ आप बताओगे उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक अप्लाई करके आपको आंसर देना है. ओके, सो आई विल स्विच टू प्रेजेंटेशन. So this part, overall microbiology, introduction to microbiology, it is all concerned with study of microbes, that is microorganisms. Okay, तो microorganisms ऐसे कुछ organisms है जिनका साइज माइक्रोन में है. ठीक है, माइक्रोमीटर जो अपनी स्केल होती है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, तो जो माइक्रोमीटर में जाते हैं उनका स्टडी हमें करना होता है. ओके, सो ये सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपके चैप्टर के हिसाब से इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताया गया है, तो ये माइक्रोबायोलॉजी का स्टडी करना जरूरी क्यों है, तो उसका सिंपल जवाब है उनके एप्लीकेशंस बहुत है. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, मेडिकल एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें हैं. तो इसमें क्या क्या कवर हुआ है आपके चैप्टर में, तो कौन सी इंडस्ट्री में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कौन से प्रोडक्ट्स है जो हमें अलग अलग इंडस्ट्री में यूजफुल है, या कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सा डिसीज होता है, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें डिसीज क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज है. तो ये सारा इस चैप्टर में कवर किया है. तो इसमें कुछ चीजें ऐसी है, या तो यू नो इट और यू डोंट नो इट. मतलब क्या कि आपको आंसर पता होगा, इफ यू हैव स्टडीड चैप्टर वेल यू नो द आंसर, और सेकेंड इज यू डोंट नो द आंसर. आपको लॉजिकली आंसर पे पहुंचना होगा या कैलकुलेट करना होगा, ऐसी चीजें इसमें नहीं है. ओके, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं. तो हम लोग सारे जितना चैप्टर जितने पेजेस का है उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लग रहे थे, उसमें से मैंने 15 क्वेश्चन निकाले हैं. ऐसा भी हो सकता है कि इसके अलावा और कुछ चीजों में से आपको क्वेश्चंस आए, तो इसलिए आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि जो टॉपिक है उसके ऑप्शंस मैंने दिए, ताकि वो ऑप्शन को लेके हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे
तो और ज्यादा क्लैरिटी होगी। ओके, उसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है कि चैप्टर में ये पार्ट समझ में नहीं आया या फिर इसका आंसर ऐसे कैसे आया, तो आप पूछ सकते हो। आपके सामने टेक्स्ट बुक होगा, हम लोग 7th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इफ यू डोंट हैव टेक्स्ट बुक राइट नाउ, मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगी, जब जब जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम लोग जाएंगे। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन हियर इज, we use the fermentation process while conversion of milk into yogurt. Which microbes are useful for this purpose? ओके, तो ये प्रोसेस में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं? 1-2 मिनट में मेरे स्क्रीन के ऊपर आई थिंक कुछ अलग टैब दिख रहा है। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन दिख रहा है? ओके, इज इट क्लियरली विजिबल? जो सवाल है वो क्लियरली दिख रहा है आप सबको? Okay, very good. So I'll read out the question once again. We use the fermentation process while conversion of milk into yogurt. Which microbes are useful for this process? तो आपको इनमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम है अलग अलग। According to you, what is the answer? First tell me that, then we'll discuss about it. Okay, एक का आंसर आया लैक्टोबैसिलस, लावण्य का भी लैक्टोबैसिलस। परफेक्ट, सो यू नो द आंसर हियर, लैक्टोबैसिलस। अब यहाँ पे योगर्ट की जगह पे मैंने दही कर दिया तो आंसर विल बी सेम। ओके, स्टेफेलोकोकस के बारे में कुछ पता है आपको? स्टेफेलोकोकस कहाँ पे यूज होता है? या ऐसा मैं इंफॉर्मेशन दे देती हूँ आपको कि स्टेफेलोकोकस ये हमारी स्किन पे, स्किन फ्लोरा जो होता है, या नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब हमारे स्किन पे या बाकी इंटेस्टाइन में कुछ अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। सो स्टेफाइलोकोकस इज वन ऑफ देम। ओके, तो ये एक हमारे स्किन फ्लोरा का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इतना याद रखिए, दैट इज सफिशिएंट। सो दैट इज अबाउट स्टेफाइलोकोकस। नेक्स्ट ऑप्शन इज ई कोलाई। ई कोलाई का फुल नेम होता है इश्चेरिशिया कोलाई, एंड दैट बैक्टीरिया, द नेम कोलाई इज डिराइव फ्रॉम कोलॉन। कोलॉन कहाँ पे होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। कॉलन ये ऑर्गन का एक चीज है जो कहाँ पे होती है? इट इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे होते हैं जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं और वो बहुत हेल्दी होते हैं। ओके, तो उसमें का एक ऑर्गेनिज्म है ई कोलाई, सो दैट इज गुड ऑर्गेनिज्म। और यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए कहाँ पे यूज होता है? आपके टेक्स्ट बुक में है, इसी 7th चैप्टर में है। तो डू यू नो द यूज ऑफ दिस यीस्ट और सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए? Perfect, very good. Bread, for making bread. Another purpose, is there any other one? Yes, vinegar, no. विनेगर में एक अलग बैक्टीरिया यूज होता है जिसका नाम होता है एसिटोबैक्टीरियल एसिटी। तो आपके सिलेबस में वो तो नहीं है एसिटोबैक्टर एसिटी ये नाम, बट यीस्ट इज नॉट यूज्ड। अल्कोहल, इथेनॉल फर्मेंटेशन, इथेनॉल के प्रोसेस में बेकरी प्रोडक्ट सारे यीस्ट लगता है, उसके अलावा और जहां पे लगता है दैट इज इथेनॉल। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। चीज इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश। So please try to answer this question. Cheese is produced with the help of, cheese किसके साथ बनता है? या बैक्टीरिया, is it a fungi, is it any plant or amoeba?
what we can do is, if you don't know the answer, please write that also in the chat box. Okay, एक आंसर आया है fungi. Any other answers? किसी को बैक्टीरिया लग रहा है, किसी को अमीबा लग रहा है, या सबको फंगाई ही लग रहा है? ओके, परफेक्ट. सो हियर फंगाई इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. फंगाई याद रखने के लिए, मतलब चीज और फंगाई, इनका कॉम्बिनेशन याद रखने के लिए मैं एक चीज बता देती हूँ एक्स्ट्रा. वो ऐसी है कि आपने कभी ब्लू चीज सुना है या खाया है, देखा है? ब्लू चीज. ओके, तो ब्लू कलर चीज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. मतलब पिज्जा पे जो डलता है वो अलग होता है, हम लोग नॉर्मल लाके खाते हैं वो अलग होता है. तो उसी में से एक टाइप है ब्लू चीज. वो चीज ब्लू कलर का दिखता है और वो पेनिसिलियम, ओके, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी इस नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, जो एक फंगस है. पेनिसिलियम इज अ फंगस. तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हो कि चीज और फंगस ये दोनों कॉम्बिनेशन में है. अगर मैंने यहाँ पे ऐसा किया कि योगर्ट इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, तो व्हाट विल बी योर आंसर नाउ? इफ आई एम आस्किंग क्वेश्चन लाइक योगर्ट इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, तो आपके ऑप्शन सेम ही रहेंगे. आपके ऑप्शंस अभी आपके सामने है बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स एंड अमीबा. नाउ आई हैव चेंज्ड माय क्वेश्चन एंड आई हैव चेंज्ड इट टू योगर्ट इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, right, bacteria. Why? Because we have already seen in the first slide that answer for yogurt production is lactobacillus and lactobacillus is bacteria. So here the correct answer will be bacteria. And in this case, for second question, your correct answer will be fungi. Cheese is produced with the help of fungi. Coming to the next question, process of dash dash of milk proteins occurs due to lactic acid. तो लैक्टिक एसिड से ऐसा क्या होता है कि मिल्क प्रोटीन्स का कुछ ना कुछ हो जाता है. तो आइदर बॉइलिंग ऑफ मिल्क प्रोटीन्स, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स, कोएगुलेशन. परफेक्ट. कोएगुलेशन मतलब वो इकट्ठा होना, और दैट इज द प्रोसेस ऑफ दही का जो बनने की प्रोसेस है, दैट इज हियर द कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स. Okay, and the milk protein which is coagulated is known as lactose, and that's why the bacteria which do it are known as lactic acid bacteria or lactobacillus. Okay, correct answer is option C, coagulation. Is it clear? किसी को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फास्ट जा रही हूं मैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसी वक्त चैट बॉक्स में डाल दीजिए. ओके, वी कैन स्लो डाउन, और एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो भी, जो भी कुछ होगा आप डाल दीजिए चैट बॉक्स में. ओके, सो एक बार बता दीजिए, हमारा स्पीड नॉर्मल है, सबको आ रहे हैं आंसर समझ में आ रहे हैं कि क्यों हम लोग वो ऑप्शन चूज कर रहे हैं? बस एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए सो दैट आई विल बी श्योर. ओके, थैंक यू. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली विनेगर इज विच. अब 4 एसिड के नाम दिए गए हैं, तो उनमें से विनेगर क्या है? अब लोकल लैंग्वेज नॉर्मली हम लोग लेमन की भाषा में विनेगर ही बोलते हैं, बट दैट इज सम एसिड. एंड व्हाट इज नेम फॉर दैट एसिड? परफेक्ट, वेरी गुड, इट्स एसिटिक एसिड. ओके, नेक्स्ट, salts which can be used as supplement of calcium and iron are obtained from dash acid. कौन से एसिड से हमें कैल्शियम आयन के सॉल्ट्स मिलते हैं और या उनके सप्लीमेंट्स मिलते हैं? We are now dealing with 5th question. Yes, salts which can be used as supplement of calcium and iron are obtained from which of the following acids? So options here are acetic acid, gluconic acid, citric acid, या both A and C. ओके, एक का आंसर आया है साइट्रिक एसिड. बाकी लोगों को क्या लग रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए. ओके,
दुर्वेश को बी लग रहा है, लावण्या को एसिटिक एसिड लग रहा है। ओके, तो अभी आप लोग देख सकते हो कि यहीं पे अभी चार लोगों के चार अलग अलग, तीन लोगों के तीन अलग ओपिनियन आए, और अभी एक चौथा है जिसने आंसर दिया है ग्लूकोनिक एसिड, एसिडिक। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस है हर एक का। तो हम लोग क्या करेंगे, ओके, व्हेन आई ओपन अनदर स्क्रीन इट्स नॉट विजिबल आई गेस। नहीं, आपके सामने टेक्स्ट बुक नहीं आया ना? ओके, तो जैसे हम लोग अभी एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सो विल गो फॉर समथिंग वेयर समथिंग इज रिटन फॉर एसिड्स। तो ऐसी चीज ढूंढेंगे तो हमें यहाँ पे मिल गई एक टेबल, ऑर्गेनिक एसिड्स यूज्ड इन वेरियस कमर्शियल प्रोडक्ट्स एंड माइक्रोब्स यूजफुल फॉर द सेम। तो अभी हम लोग देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था, समथिंग रिलेटेड विथ कैल्शियम आयरन, इनका सॉल्ट का सप्लीमेंट। तो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कि आंसर यहाँ पे ग्लूकोज कॉर्न स्ट्रिप लीकर, ये सोर्स पे अगर हम लोग अस्पेरजिलस नाइजर इस नाम की फंगस या माइक्रोब का इस्तेमाल करेंगे तो ग्लूकोनिक एसिड तैयार होता है, और वो ग्लूकोनिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स यूज्ड एज सप्लीमेंट्स फॉर कैल्शियम एंड आयरन। ओके, सो हियर द करेक्ट आंसर इज ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड नहीं इस्तेमाल किया जाता है कहीं पे भी, साइट्रिक एसिड का भी यूज अलग है। इज इट क्लियर व्हाई द ऑप्शन हियर इज ग्लूकोनिक एसिड? तो ये एक टेबल, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि इमीडिएटली आपको पढ़ने के लिए आसानी होगी। जब आप एग्जाम के लिए जाने वाले हो उस दिन से पहले आप जब रिवीजन कर रहे हो तो पूरा चैप्टर पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है। सो टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से इन सारी चीजों के टेबल्स दिए हैं। ओके, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखते हो या प्रिंट आउट निकाल के घर पे रखते हो, लिख के रखते हो, तो सिर्फ इनमें से एक बार जाइए, इनमें से एक बार नजर डालिए और आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अब क्वेश्चन में मैंने एक ही चीज डाली थी कि ग्लूकोनिक एसिड जिसका आंसर होगा। यहाँ पे बहुत सारे और भी एसिड्स है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ग्लूकोनिक एसिड के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। दे कैन आस्क यू अबाउट ग्लूटामिक एसिड, दे कैन आस्क यू अबाउट साइट्रिक एसिड और एनीथिंग। जो टेबल में 5 दिए हैं उनमें से कुछ भी आएगा, और कैसे भी आएगा, मतलब अभी जैसा मैंने जो क्वेश्चन डाला है वो ऐसा है कि उसका यूज था और उस यूज के ऊपर आपको एसिड कौन सा होगा ये ढूंढना था, राइट? क्वेश्चन एग्जाम में वो क्या दे सकते हैं, एसिड का नाम दिया है और 5 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा यूज है ये वो पूछ सकते हैं। या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दे सकते हैं और पूछ सकते हैं इसका कौन सा एसिड है। अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन अभी के अभी फ्रेम कर सकती हूँ मैं कि एस्पेरजिलस नाइजर इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड और आइटेनकोनिक एसिड, तो आंसर करेक्ट ग्लूकोनिक एसिड होगा। तो सिर्फ हम लोग जो क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं वही पढ़ के गए आप एग्जाम में, ऐसा मत कीजिए। वो क्वेश्चन से रिलेटेड जो टेबल है वो पूरा टेबल स्टडी कीजिए, जैसे इस केस में है अभी, जैसे ग्लूकोनिक एसिड अभी के लिए आंसर था, बट यू कैन हैव क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा ये टेबल पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ के जाइए। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में से ही ये टेबल है, सो यू कैन टेक इट्स फोटो, और अभी स्क्रीन पे है तो स्क्रीनशॉट कुछ भी कीजिए, बट प्लीज गो थ्रू दिस टेबल बिफोर गोइंग टू एग्जाम। ओके, नाउ अगेन we'll come back to our presentation. Harmful bacteria in like dash in the intestine are destroyed due to probiotics. So प्रोबायोटिक्स की वजह से इनमें से कौन से बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होते हैं, मरते हैं? इज इट ई कोलाई, इट इज एस aureus, इज इट क्लोस्ट्रीडियम और इज इट
ओके अभी तो मुझे एक ही का आंसर दिख रहा है, बाकी लोग भी जरा पार्टिसिपेट कीजिए और आंसर दीजिए, आपको कौन सा ऑप्शन इनमें से सही लग रहा है। ओके सो करेक्ट, वेरी गुड, हियर द करेक्ट आंसर इज क्लोस्ट्रीडियम। जैसे मैंने बताया कि ई कोलाई इज अ गुड इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, तो प्रोबायोटिक्स से हमें ई कोलाई दिया जाता है, प्रोबायोटिक्स में ई कोलाई रहता है। ओके सो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रोबायोटिक, इट इज अ गुड ऑर्गेनिज्म, इट इज अ गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो प्रोबायोटिक्स विल अगेन act against clostridium. Next is xylitol is used dash, is used as pigment, is it used to impart sweetness, is it used to as a protein binding emulsifier or nothing? ओके अभी भी जैसे यहाँ पे दो लोगों के दो ऑप्शंस आए हैं, एक ने बताया है पिगमेंट और दुर्वेश ने बताया है इम्पार्ट स्वीटनेस, और एक का आंसर आया है पिगमेंट। सो बाकी लोग भी जरा सा बता दीजिए कौन सा आंसर होगा इन तीनों में से। ओके हाफ हाफ हो रहा है, आधे लोगों को ऐसा लग रहा है आधे लोगों को वैसा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक पे जाएंगे सीधा। So again now coming to this table, substances obtained by microbial processing and their roles. Okay, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोसेसिंग के बाद क्या मिलता है और उनका क्या यूज है, ये इस टेबल में हमें बताया गया है। तो हमारा क्वेश्चन में था अभी xylitol, and xylitol is there in the last row. Here it is xylitol and aspartame, both are used as an artificial sweetener which is low calorie. तो जो मार्केट के प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको टीवी एड्स में दिखते हैं, आर्टिफिशियल शुगर करके जो आते हैं ना, वो सारा ये xylitol या अस्पार्टेम होता है। ओके तो उनका यूज है एज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो अभी फिर से वही बात बोलती हूँ मैं, इस टेबल का भी स्क्रीनशॉट लेके रखिए। हमने अभी क्वेश्चन में xylitol यूज किया, एग्जाम में अस्पार्टेम आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। पॉलीसैकेराइड्स आर यूज्ड फॉर और पॉलीसैकेराइड्स आर यूज्ड एज, ठीक है। तो ये लिस्ट में जितने भी कंपोनेंट्स है उन सब के रोल्स आपको याद रखना जरूरी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है थोड़ा सा। lycopene is used as, तो व्हाट इज यूज ऑफ lycopene? जो हमने अभी टेबल देखा था ना, जरा आपके टेक्स्ट बुक में वही टेबल खोल लीजिए, आपको उसी में दिखेगा कि लाइकोपीन का यूज क्या है। ओके पिगमेंट, एडिबल कलर, करेक्ट। अब आप देख सकते हो कि इसमें एडिबल कलर ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, जो टेबल में वहां पे एडिबल कलर था, तो कलर इज इक्विवेलेंट टू पिगमेंट। सो हियर while marking you have to mark the answer B which is ना लावण्या नहीं, करेक्ट आंसर पिगमेंट है। ओके आप एक बार वही टेबल चेक कीजिए, उसमें आपको दिखेगा कि लाइकोपीन्स में एडिबल कलर्स है और एडिबल कलर्स इसी का मतलब पिगमेंट होता है, तो इसलिए हियर द करेक्ट आंसर विल बी एडिबल कलर्स। ओके उसके साथ साथ और कौन सी चीजें हैं जो पिगमेंट के तरफ यूज की जा सकती है, तो वो है बीटा कैरोटीन, xanthines एंड ल्यूटिन। ओके ये टेक्स्ट बुक में अगर आप रेफर करने जाओ तो आपको दिखेगा एडिबल कलर्स के जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसमें ये चीजें बताई गई है। लाइकोपीन्स के अलावा बीटा कैरोटीन, xanthines एंड ल्यूटिन, ये तीन चीजें ऐसी होती है जो पिगमेंट इंपार्ट करती है। ओके नाउ next, solution containing dash and artificial dash is used in organic farming.
तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में अब ऑप्शंस देख के आपको पता चलेगा कि कैसे ऑप्शंस है। एक बैक्टीरिया का नाम है, लाइक अजोटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, ये दोनों बैक्टीरिया के नाम है। और उनके साथ साथ एक एंजाइम है, आर्टिफिशियल एंजाइम। सो द करेक्ट आंसर विल बी यस। एक ही का रिप्लाई आया है अभी, और 2-4 लोग बता दीजिए आंसर क्या लगता है आपको। Okay, so here correct answer is A, Azotobacter and nitrogenase. Solution containing Azotobacter and artificial nitrogenase is used in organic farming. ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? अभी जैसे हम लोग जानते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर से सॉइल इरोजन हो रहा है, बहुत सारी तकलीफें हो रही है फार्म्स में। तो इसके लिए हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन पे शिफ्ट हो रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हो रहे हैं, जिसमें मेनली हम लोग बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज करते हैं, सो दैट द हेल्थ ऑफ द सॉइल विल बी मेंटेन्ड। तो उस चीज के लिए हमें जो 2 मेन बैक्टीरिया है जो आपके सिलेबस के अनुसार है, वो एक तो अजोटोबैक्टर और दूसरा राइजोबियम। ये दोनों इन दोनों का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो हवा का नाइट्रोजन है, they convert that to organic form and then they use it, then they make it available for plants. ओके, तो अजोटोबैक्टर ये फ्री लिविंग है, और राइजोबियम ये एक अलग बैक्टीरिया है जिसका काम सेम है, टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बट द डिफरेंस इज राइजोबियम इज ऑलवेज इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ लेग्यूम्स एंड अजोटोबैक्टर इज फ्री लिविंग। ओके, तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन के रेफरेंस में। सिर्फ इसका आंसर आ गया मतलब हो गया, ऐसा मत कीजिए अभी, क्योंकि हम लोग ये पढ़ाई करने के लिए लेक्चर्स ले रहे हैं। आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है इसके लिए नहीं, तो इसलिए पढ़ते वक्त ये भी याद रखिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अजोटोबैक्टर एंड राइजोबियम, आउट ऑफ विच अजोटोबैक्टर इज फ्री लिविंग, राइजोबियम हैज सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ लेग्यूम्स, लेग्यूमिनस क्रॉप्स। ओके, नाउ साहिल जी, आपने आंसर जो दिया है वो बी दिया है, बट द करेक्ट आंसर इज ए, अजोटोबैक्टर नाइट्रोजेनेज। नेक्स्ट इज डैश कन्वर्ट salts of uranium into insoluble salts, prevent those salts from mixing with groundwater sources. तो इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो यूरेनियम के सॉल्ट्स इंसोल्यूबल सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर लेता है, ताकि वो जो सॉल्ट्स है वो ग्राउंड वाटर में मिक्स ना हो और ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट ना हो। सो द आंसर फॉर यस, वेरी गुड, जियोबैक्टर, करेक्ट। तो अभी ऐसी सिचुएशन है, देखिए आपने पढ़ाई तो पूरी कर ली है, लेकिन एग्जाम के टेंशन में या किसी चीज से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इसका आंसर मुझे याद ही नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा तो था। हियर यू हैव टू अप्लाई सम लॉजिक। क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ के मत आइए, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप गलत भी मार्क कर देते हो तो सही आंसर के मार्क्स नहीं जाएंगे आपके। ओके, यू हैव टू मार्क एनीथिंग। तो थोड़ा सा ऐसा हम लोग लॉजिक यूज कर सकते हैं। लैक्टोबैसिलस तो वो पूरा लैक्टोज मिल्क प्रोटीन्स इनमें जाता है, यूरेनियम के साथ तो इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा। सेकेंड इज एस सेरेविसिए, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए। यीस्ट का हमने जहां तक पढ़ा है हमें याद है कि बेकरी इंडस्ट्री में यूज होता है, इथेनॉल फर्मेंटेशन में यूज होता है, बाकी तो कहाँ नहीं सुना। नेक्स्ट अजोटोबैक्टर, यस, अजोटोबैक्टर कैन बी कंफ्यूजिंग बिकॉज इट इज अगेन फाउंड इन सॉइल, राइट। तो अभी सॉइल में इसका क्या रोल है, तो हमने कभी ना कभी लेक्चर में कहीं ना कहीं तो सुना है कि अजोटोबैक्टर ऑर्गेनिक फार्मिंग में आता है। ये जो हमारा इस सामने जो सवाल है, दैट इज मोर रिलेटेड टू समथिंग विच इज कंट्रोलिंग पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स यूज किए जाते हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप में ये सवाल जा रहा है। तब आपको रियलाइज होगा कि ये 3 ऑप्शन तो नहीं है। सो इन दैट केस योर करेक्ट आंसर विल बी जियोबैक्टर, एक ही ऑप्शन रहता है, और जियो का संबंध कहीं ना कहीं जमीन से आता है, राइट। जियोलॉजी, जियोग्राफी, इनमें से सब में से आप गेस कर सकते हो। ऐसा गेसिंग भी थोड़ा सीख लीजिए, क्योंकि कैसा है अभी सीईटी या नीट ये जो एग्जाम्स होती है वो ये मोस्टली 12th के बाद होती है, उस तरीके से थोड़ा सा कोचिंग भी हो जाता है उन बच्चों का। आपको इमीडिएटली सीईटी के लिए अपियर करना है, तो ये एक तरीका होता है जब आंसर करते हो आप तब। हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपने सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और आपको सबका सब कुछ पता है।
इतना पढ़ाई किसी की नहीं होती 100%, ओके। तो हमें मार्क्स तो लेकिन लाने हैं, तो इस चीज में आप ये कर सकते हो कि आंसर कौन सा गलत 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 ऑप्शन जो आपको लग रहे हैं वो मिटा दो और एक ऑप्शन पे पहुंच जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया डिकम्पोज द डैश प्रेजेंट इन सीवेज। तो ये भी अभी थोड़ा सा इसके ऊपर का क्वेश्चन है, क्या पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर का। ओके परफेक्ट, यस, xenobiotic chemicals. So these phenol oxidizing bacteria are used to prevent xenobiotic compounds which are not degraded on their own. ओके तो ये जो पोल्यूशन कंट्रोल में आपके टेक्स्ट बुक में जो लास्ट पार्ट आता है वहां पे थोड़ा सा बायो इंसेक्टिसाइड्स इस पे थोड़ा लिखा है, या 2 मिनट दीजिए, क्लीन टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों में ये सब कवर हो रहा है। ओके नाउ नेक्स्ट इज डैश इम्पल्स थिकनेस टू आइसक्रीम, पुडिंग, चॉकलेट्स एटसेट्रा। तो किस चीज की वजह से थिकनेस होता है ये आइसक्रीम में वगैरह। तो द ऑप्शंस आर xylitol, ल्यूटिन, xanthan gum, नेटामाइसिन। ओके xanthan gum। और किसी का कोई ऑप्शन है या सब लोग xanthan gum के साथ ही जा रहे हैं? परफेक्ट, वेरी गुड। थोड़ा एक बार चैट बॉक्स में लिख दोगे नाटामाइसिन कहाँ पे यूज होता है? आपका आंसर अभी इस क्वेश्चन का तो सही है, डैश विल इम्पार्ट थिकनेस, so फॉर थिकनेस वी यूज xanthan gum, दैट इज करेक्ट आंसर। उसमें एक नाटामाइसिन ऐसा मैंने ऑप्शन दिया है, सो व्हाट इज नाटामाइसिन यूज्ड फॉर? जो हमने पहले xylitol के टाइम जो टेबल रेफर किया था ना, उसी में इसका आंसर है। Natamycin is used as microbial restrictor. ओके तो माइक्रोबियल रेस्ट्रिक्टर ये नाटामाइसिन के लिए है। xanthan gum के लिए इट इज यूज्ड एज थिकनर। ल्यूटिन, ल्यूटिन भी हमने पढ़ लिया था उसी टेबल में। सो ल्यूटिन इज यूज्ड इन एज एडिबल कलर्स और टू इम्पार्ट पिगमेंट। नेक्स्ट फर्स्ट जो था xylitol वो भी हमने देख लिया था, टू इम्पार्ट स्वीटनेस। तो अभी जैसे 4 ऑप्शन है, चारों के एप्लीकेशंस आपको पता चल गए। Next question is, which of the following antibiotic is used in the treatment of tuberculosis? So here it is the list of antibiotics. Very good. Correct. Rifamycin. Okay. जब आपके सामने ये क्वेश्चन आता है, what you have to think in your mind is that whether you know everything about antibiotics that is given in your textbook, what are antibiotics, what are their applications, and in which condition which antibiotic is used, and which organism is responsible for production of that antibiotic. ओके तो ये 4 चीजें आपके दिमाग में एक बार आनी चाहिए जब आप ये सवाल देखोगे। टीबी, रिफामाइसिन, ये क्लियर है, आंसर आ गया, अगले क्वेश्चन पे चले गए, ऐसा मत कीजिए। ओके इफ यू आर नॉट श्योर, गो बैक टू टेक्स्ट बुक एंड रीड इट। जो अभी आपको जो स्पैन मिल रहा है 21 दिन का तैयारी के लिए एग्जाम के, उसमें ये चीजें करनी है आपको। Now next question, the microbe Lactobacillus brevis is used in the production of Lactobacillus brevis, वाइन, सेडार, कॉफी, कोकोआ, ऐसे 4 ऑप्शंस है। तो इसके लिए भी आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल है जिसको हमें रेफर करना पड़ेगा। यस अविघ्न, you have any doubt? Okay. Okay.
सॉरी, मुझे चैट बॉक्स में आपके मैसेजेस नहीं आए क्योंकि मैं मीटिंग से लीव हो गई, शायद नेटवर्क या किसी चीज़ का इश्यू होगा। बट कॉफ़ी ये सब बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ मुझे अभी एक का धीरज का दिख रहा है। सो आप लोग ये टेबल रेफर कीजिए, प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस का जो है टेक्स्ट बुक में आपके, वो तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन से फ्रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन सा माइक्रोब यूज किया जा रहा है, और उस हिसाब से माइक्रोब का रोल क्या है और बेवरेज। तो जैसे हमने वो एसिड्स का टेबल देखा था, सिमिलरली यू हैव टू रेफर दिस टेबल आल्सो। ओके, आपको इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना होगा कि फ्रूट का नाम याद रखना होगा, कौन सा माइक्रोब है वो याद रखना होगा, और उसका रोल, सेपरेटिंग सीड्स, फर्मेंटेशन, और बेवरेज कौन सा यूज हो रहा है। तो मैंने अभी चारों बेवरेजेस जो मुझे यहाँ पे दिखे वो चारों ऐड कर दिए थे। कॉफी एक ऑप्शन में था, कोकोआ था, तो आपको कोकोआ के लिए कौन से ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं, वाइन के लिए कौन से, और सीडर के लिए कौन से, ये भी चीजें याद रखनी है इस क्वेश्चन के हिसाब से। Okay, now next is last question. Microbes release dash by decomposition of carbon compounds in the sewage. So you have to choose from these four options: methane, carbon dioxide, both A and B, or none of the above. ओके, एक का आंसर आया है मीथेन। बाकी लोग भी बोलिए क्या लगता है आपको आंसर। चार ऑप्शन है आपके सामने, चार में से कौन सा करेक्ट लग रहा है? मीथेन। ओके ओके, सबका आंसर है मीथेन। लेट मी आस्क यू वन थिंग, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं किया जाता? नाम में से ही थोड़ा सा ऐसा नजर भी आ रहा होगा कि कार्बन कंपाउंड है, एक मीथेन तो आना ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा या आता है? थोड़ा सा टेक्स्ट बुक अगर आपके सामने है तो प्लीज गो थ्रू इट। इज कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो रिलीज्ड? चेक करके बता दीजिए। आपको चार ऑप्शंस है, मीथेन तो आपने करेक्ट बोला ही है, मीथेन सही ही है जवाब। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता क्या? यस, okay, so carbon dioxide, yes, very good. So carbon dioxide is also there. For that, you, in this case, which option you are going to mark is option C, both A and B. ओके, तो आपका जवाब मीथेन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इस केस में आपको आंसर जो ऑप्शन आपके शीट पे मार्क करना होगा, दैट विल बी सी, बोथ ए एंड बी। ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए डाला क्योंकि हम लोगों की जल्दबाजी में कैसा होता है, मीथेन तो हमें पता है, चलो मार्क कर देते हैं, ऐसा होके आप अगर ए आंसर मार्क करोगे ना, सो ओनली ए इज नॉट करेक्ट, ए आपका सही नहीं पकड़ा जाएगा। भले ही मीथेन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, इसलिए आपका करेक्ट, द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, बोथ ए एंड बी, दैट इज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर रिलीज्ड। ये मार्क करना जरूरी है। ओके, तो एग्जाम में कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए, चारों ऑप्शंस ध्यान से पढ़िए। कभी कभी क्या करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए तीनों ऑप्शंस गलत लिख देते हैं और उस केस में आपको आंसर मार्क करता है, होता है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसलिए हमेशा याद रखिए, मैंने जानबूझ के लास्ट क्वेश्चन डाल दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि दो ऑप्शंस अलग अलग करके आपको दे दिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टू इम्पार्ट स्वीटनेस डैश इज यूज्ड। ओके, तो उसमें आपके ऑप्शंस में होगा xylitol, aspartame, both A and B and none of the above। उस केस में xylitol भी यूज किया जाता है और aspartame भी यूज किया जाता है। तो आपको जो आंसर मार्क करना होगा वो ऑप्शन सी मार्क करना होगा। वहां पे ए और बी, ए और या फिर बी ऐसा मार्क करके नहीं होगा। आपको ये पता है कि xylitol तो यूज होता है, ओके, और किसी एक ने ऐसा आधा टेबल पढ़ के सिर्फ aspartame पढ़ के गया है वो बंदा, तो वो aspartame मार्क करके आएगा, बट वहां पे आपका एक मार्क चला जाएगा। सिमिलरली किसी एक ने सिर्फ xylitol पढ़ के गया था, aspartame के बारे में तो कभी जिक्र हुआ ही नहीं था, लेक्चर में भी जो क्वेश्चन था वहां पे भी xylitol था,
ऐसा करके अगर आप ए मार्क करोगे तो योर आंसर विल बी रॉन्ग, ठीक है। जो नॉर्मल बोर्ड के पेपर्स होते हैं उनमें अगर ऐसा सवाल आता है कि राइट टू सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड एज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, तो उनमें आपने अगर xylitol याद है आपको और aspartame याद नहीं है, आपने xylitol लिख के तो आप आ गए, तो आपको आधा मार्क तो सही मिल जाता होगा। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं होगा, हाफ मार्किंग सिस्टम विल नॉट बी हियर। आपको या तो यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर, बोथ ए एंड बी अगर ऑप्शंस में है तो वो मार्क कीजिए, और आपके दो आंसर्स आपको सही है ये पता हो तो, और अगर ऐसा ऑप्शन हो तो। अब ये इस केस में जैसा था कि मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर रिलीज्ड, सो यू हैव टू कंपल्सरी मार्क आंसर सी। इफ यू आर गोइंग टू मार्क ए और बी तो गलत होगा आपका आंसर। ओके, इफ यू मार्क सी देन ओनली विल गेट मार्क्स। इज इट क्लियर? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, इज इट कंप्लीटली क्लियर? जैसी जल्दबाजी आपने अभी की, सिर्फ मीथेन बोल के छोड़ दिया, वैसे वहां पे नहीं करना है। सारे ऑप्शंस ध्यान से पढ़ के ही आंसर करना है। परफेक्ट, वेरी गुड। सो नाउ यहाँ पे हमारा जो 7th चैप्टर है उसके क्वेश्चंस खत्म होते हैं। क्वेश्चंस 15 निकाले हैं क्योंकि टाइम रेस्ट्रिक्शंस है। पूरा चैप्टर आपको एकदम शांति से फिर से एक बार पढ़ना है। मेन जो टेबल्स है वो अच्छे से याद करके ही जाना जरूरी है फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन रीड दिस चैप्टर टुडे और टुमारो। इफ यू हैव एनी डाउट्स, हमारा कल भी एक लेक्चर होगा रात को 8 बजे, सो यू कैन आस्क दोज डाउट्स इन दैट लेक्चर ऑल्सो। आज अगर ऐसा आपको पता नहीं था कि 7th टॉपिक पे लेक्चर है, आपने पढ़ के नहीं आए थे, तो ऐसा हो सकता है कि कल पढ़े और कल कुछ डाउट आए, तो ये काम कीजिए कि हमारा हफ्ते में लेक्चर 2 ही बार होगा, जैसे मोस्टली सैटरडे संडे को। तो पढ़ के कभी भी आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। ओके, सो हमारे पास थोड़ा कम वक्त है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। अगर उसमें से कुछ बचता है तो अगले लेक्चर में कर लेंगे हम लोग। ओके, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर विच इज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। एक दो चैप्टर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों चैप्टर्स हैंड इन हैंड है। ओके, दोनों में से क्वेश्चंस बहुत सारे रिलेटेड होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें से अलग है इसमें से अलग है। दोनों का बहुत सारे टॉपिक्स सिमिलर ही है, माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इनके। तो द जीन कोडिंग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसर्टेड इन गोल्डन राइस। ओके, टू आंसर दिस क्वेश्चन व्हाट आर द प्राइम रिक्वायरमेंट्स आर, जीन क्या होता है हमें कुछ लेना देना नहीं है, जीन के डिटेल में हमें नहीं जाना। जीन कोई कोड कर रहा है और उसकी वजह से गोल्डन राइस बन रहा है, तो इसमें से कौन सा क्या प्रोटीन है या क्या चीज है जो अपने गोल्डन राइस में होती है। इतना सिंपल सवाल है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके पूछा है। सो व्हाट विल बी योर आंसर? बीटा कैरोटीन। परफेक्ट। और अगर मैंने यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस दिए अल्फा कैरोटीन, विटामिन ए, विटामिन डी और नन ऑफ द अबव, तो व्हाट विल बी योर आंसर? इंस्टेड ऑफ बीटा कैरोटीन द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड एज विटामिन ए, तो विटामिन ए का ही दूसरा नाम है बीटा कैरोटीन। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। बीटा कैरोटीन इज द थिंग विच imparts that color to golden rice, golden color. And beta carotene, another name for it is vitamin A. Rather, beta carotene is precursor for the synthesis of vitamin A. Now next, which of the following is used in paper, textile and plastic industry? तो इसमें भी अभी वैसी ही लिस्ट है जो हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ी ना 7th चैप्टर में, सेम वही लिस्ट है पूरी की पूरी। तो कौन सा एसिड होगा विच इज यूज्ड इन पेपर टेक्सटाइल इंडस्ट्री? Yes, perfect, very good. Itaconic acid is used in paper, textile and plastic industry. Perfect, करेक्ट ऑप्शन। सेम वही सारे एसिड्स है जो उस टेबल में थे, वो टेबल रखिए तो 2 क्वेश्चंस आ गए आपको। इंटरफेरॉन्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो अब यहाँ पे बहुत सारे डिसीजेस के नाम दिए हैं, इनमें से किसकी ट्रीटमेंट में हमें इंटरफेरॉन्स का यूज किया जा सकता है?
किस चीज की ट्रीटमेंट में इंटरफेरॉन्स का यूज किया जाता है? ओके, एक का आंसर आया है वायरल इन्फेक्शन, बाकी लोग भी बता दीजिए, डायबिटीज, वायरल इन्फेक्शन, डायरिया या एनीमिया। ओके, सिर्फ एक को ही आंसर आ रहा है, एक को ही आंसर पता है क्या होगा, या बाकी लोगों को कुछ गेस भी नहीं करना है? यस, करेक्ट आंसर इज वायरल इन्फेक्शन। आप टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 95 पे अगर आप जाओगे तो आपको एक टेबल मिलेगा जिसमें लिखा है सी द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय, ओके आई विल रिपीट द क्वेश्चन टू, सी द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी एंड द नेम्स ऑफ डिसीजेस दे आर यूज्ड अगेंस्ट। तो उसमें 6 प्रोटीन्स दिए हैं और वो प्रोटीन कौन से डिसीज के अगेंस्ट है वो भी दिया गया है। Okay, so please go through that list. Please open page number 95 from your textbook and you will get the answer for next few questions. Not only this question, but for next few questions. So यहाँ पे correct answer is interferons are used in the treatment of viral infection. Now, किसी को question 2 repeat करना है. So the question 2 was, which of the following is used in paper, textile and plastic industry? And here your correct answer is itaconic acid. Answer C. For question 2, correct answer is option C. Okay, is it clear? Yes, please write whether your doubt has been solved or not, so that I can move to next question. Okay, नहीं, जिन्होंने डाउट पूछा था वो नहीं बोल रहे कुछ. Okay, I'll go on to the next question, that is fourth. थर्ड का जो है उसका करेक्ट आंसर बी है, वायरल इन्फेक्शन के लिए इंटरफेरॉन्स यूज किए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन. एनीमिया इज ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, इंटरफेरॉन्स, इरिथ्रोपोइटिन, एंटीबायोटिक्स. तो इनमें से क्या होता है? ओके ओके, नो, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. ओके, एंटीबायोटिक्स से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अलावा और कुछ भी ट्रीट नहीं किया जा सकता. सो द करेक्ट आंसर हियर इज इरिथ्रोपोइटिन. ओके, यहाँ पे भी अगर आपको नहीं पता, आपने जो मैंने अभी बोला था 95th पेज पे जो टेबल है, इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू इट, तो भी आप एक लॉजिक लगा सकते हो. वो कैसे लगा सकते हो? एनीमिया तो अभी आप 10th में हो, इसके पहले कभी ना कभी कहीं ना कहीं, खुद का नहीं किसी और का, एनीमिया ये वर्ड सुना ही होता है हमने. एनीमिया इज समथिंग रिलेटेड व्हेन यू हैव लेस हीमोग्लोबिन इन योर ब्लड, लेस आरबीसीज इन योर ब्लड, then doctor suspects it is case of anemia, and then which anemia and what are the types and all those things come later. तो इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोसाइट्स ऐसा भी आपने सुना होगा, रेड ब्लड सेल्स का अलग नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स. ओके, तो इरिथ्रो, ब्लड, एनीमिया, ऐसा कुछ ना कुछ रिलेशन हम लगा सकते हैं. इंसुलिन, डायबिटीज के बारे में हम बहुत सारे लोग, अब डायबिटीज इतना कॉमन बीमारी है, कहीं ना कहीं पे हम लोग ये सुनते ही है कि वो बंदा जो है वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है. So for what? डायबिटीज. तो इंसुलिन के बारे में पता होता है. इंटरफेरॉन का वायरल इन्फेक्शन अभी पहले क्वेश्चन में ही हो गया. तो यहाँ पे एंटीबायोटिक, और ये याद ही रखिए, किसी भी इन्फेक्शन के लिए, माइक्रोबियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं. एनीमिया के लिए तो बचा हुआ ऑप्शन है इरिथ्रोपोइटिन. ओके, सो फॉर फोर्थ क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज इरिथ्रोपोइटिन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं एंड देन विल स्टॉप. विच न्यू स्पीशीज ऑफ राइस हैज बीन डेवलप्ड इन इंडिया? भूपेश, गोल्डन राइस, ब्राउन राइस, नन ऑफ द अबव. सो इनमें से कौन सी है जो इंडिया में डेवलप की गई है? I was expecting this answer. गोल्डन राइस जो है ना, वो पहली चीज है जो बायोटेक्नोलॉजिकली जो राइस डेवलप किया गया.
ओके, बट द न्यू स्पीशीज ऑफ राइस जिसका नाम आता है दैट इज भूपेश। ओके, इसके साथ इसके अलावा और 2 राइस के स्पीशीज है जो इंडिया में डेवलप किए गए हैं। ओके, तो आपको वो नाम खुद से ढूंढने हैं, वो मैं नहीं लेक्चर में बताऊंगी। आप ढूंढ के आप होमवर्क में गूगल कीजिए, कहीं से भी ढूंढिए, टेक्स्ट बुक में भी है, वहां पे जाके देखिए कि कौन सी वैरायटी है। गोल्डन राइस इज नॉट डेवलप्ड इन इंडिया। ओके, वो बाहर बनाई गई है। मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए डाला क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में या हमने बहुत ज्यादा सुना होता है गोल्डन राइस के बारे में, तो इसलिए वी टेंड टू आंसर इट गोल्डन राइस, बट दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। The correct answer here is Bhupesh. So first option is correct. Which of the following new species of rice is developed in India? Okay? तो इसका करेक्ट आंसर भूपेश है। ये छोड़ के और 2 वैरायटीज भी है, वो 2 वैरायटीज आप ढूंढ के लाओगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, क्योंकि एग्जाम में भूपेश ही आएगा ऐसा नहीं, वो 2 वैरायटी में किसी का भी नाम हो सकता है, इसलिए। ओके, सो इज इट क्लियर? कोई किसी को कोई डाउट है? सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। ओके ओके, सो कल हम लोग पहले ये चैप्टर का खत्म कर लेते हैं। सो हम लोग 8th चैप्टर के बारे में ही बोलेंगे, और इसके अलावा हम 9th और 10th चैप्टर का भी देखते हैं कि कितना कंप्लीट होता है। सो विल ट्राई टू कंप्लीट इट ऑल। 9th और 10th चैप्टर भी पढ़ के रखिए, 8th चैप्टर भी थोड़ा सा कर लीजिए। 6th का आंसर हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे पूरा। ओके, आपको अभी 9 बजे का अगला लेक्चर है ना, तो इसलिए आई लीव यू लिटिल अर्ली, क्योंकि आपको वो भी 5 मिनट पहले लेक्चर ज्वाइन करना होगा, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी छोड़ दे रही हूँ मैं। हम लोग अगले लेक्चर में ये सारी चीजें कवर कर ही देंगे। ओके, डोंट वरी फॉर दैट। फॉर नाउ, थैंक यू एंड बाय। यू कैन लीव द मीटिंग and join next lecture. Okay, thank you. Please leave the meeting. The class. You have to leave the class totally and then join for the new same link, but please leave.